नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अब हम तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। बाजार में कंसोलिडेशन का मूड 80 अंकों की रेंज में घूम रहा है। निफ्टी 25,000 के करीब, बैंक निफ्टी 0.25% नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप में लगातार 5वें दिन तेजी, दोनों इंडेक्स 0.5% से ज़्यादा भागे। डिफेंस शेयरों का आज जोरदार दबदबा कायम। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3% चढ़कर निफ्टी का बना टॉप गिनर, साथ ही साथ बीडीएल 6% ऊपर। एचएल में भी करीब 4% की मजबूती, साथ ही साथ कार्टन रिच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉक में भी 6 से 8% की मजबूती। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील के बाद भारतीय एयरटेल करीब 2.5% टूटा। निफ्टी का टॉप लूजर बना। 3 करोड़ से ज़्यादा के शेयरों की ब्लॉक डील। उधर 2% हिस्से की ब्लॉक डील के बाद जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी कमज़ोर। इंडसइंड बैंक में अकाउंटिंग खामी के और मामले के बाद शेयर 2.5% नीचे। गलत तरीके से 674 करोड़ रुपए की ब्याज आय दिखाने का आरोप। करीब 600 करोड़ के अन्य एसेट्स की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी गायब। बैंक के इंटरनल ऑडिट रिव्यू में हुआ खुलासा। अच्छे नतीजों और दमदार मैनेजमेंट कमेंट्री से क्रॉम्पटन 6% चढ़ा, बना एफनो का टॉप गेनर। चौथी तिमाही में मुनाफा 22.5% बढ़ा। कंपनी बोली आगे डबल डिजिट ग्रोथ की पूरी उम्मीद। मार्जिन में भी और सुधार का जताया भरोसा। ओके, चलिए फिर अब इस शो में आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ इस शो में प्रकाश काबा जी और मानस जायसवाल जी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही हमारे साथ अरिहंत कैपिटल से कविता जैन जुड़ेंगी और कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले भी अपने टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में पाइपर सरीका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल से मार्केट फंडामेंटल पर चर्चा करेंगे। वहीं तिमाही नतीजों पर बलरामपुर चीनी मिल्स के सीएफओ प्रमोद पटवारी से होगी एक बातचीत। इससे पहले एक रुख जरा करते हैं मार्केट का। निफ्टी करीब 60-65 पॉइंट नीचे और उसमें सबसे बड़ा ड्रैग है भारतीय एयरटेल का, जो करीब 3% नीचे। इंडसइंड बैंक 2.5% नीचे। इसके अलावा इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्होंने थोड़ा सा दबाव बनाया मार्केट के ऊपर। लेकिन जो स्टॉक्स गेन कर रहे हैं उसमें बीईएल आज भी निफ्टी का टॉप गेनर, फ्रेश ऑल टाइम हाई पर 3% ऊपर। आयशर मोटर्स और इटर्नल में अच्छी तेज़ी। टाटा मोटर्स, अदानी एंटरप्राइजेस, यहाँ भी तेज़ी। एफएनओ स्टॉक्स में सबसे ऊपर है तीतागढ़, अब 6.5% ऊपर। क्रॉम्पटन भी 6% गेंस के साथ कर रहा है कारोबार। आईआरएफसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पीएफसी, आरईसी, बीईएल, आईआरसीटीसी, बेसिकली इरिडा, सोलार, डिफेंस, पीएसयूज़, उसके अलावा टाटा टेक, आपका एंजल वन, कैम्स, एमसीएक्स, इन सब में भी शानदार तेज़ी। वीरो जानो, ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी समरी। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। मानस जी और प्रकाश सर पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और अमोल अथावले, कविता जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। कविता जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। नमस्कार वीरेन जी, नमस्कार एवरीवन। सो डिफेंस एंड डिफेंस, तो डिफेंस में ही मुझे लग रहा है बीईएमएल जहां कैचअप रैली होनी चाहिए। ऑल द डिफेंस काउंटर्स आर परफॉर्मिंग वेल। अभी एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है यहाँ 3% का एज ऑफ नाउ मूव है। 3500 के लेवल पर है। अच्छा वॉल्यूम के साथ मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। प्रीवियस हाई टारगेट्स मुझे लगता है 3600 के लेवल के लिए 3600, 3620 एज ए स्विंग आप इसे ले सकते हैं। अंटिल काउंटर 3380 के ऊपर मेंटेन है। आप बीईएमएल में एक पोजिशनिंग कर सकते हैं। और डिफेंस से हटके अगर देखें तो टाटा टेक्नोलॉजीज काउंटर इज लुकिंग गुड। अपने 20 ईएमए को सरपास करके ये एक अच्छा ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। 739 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 745, 750 के प्राइस टारगेट के लिए टाटा टेक पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं 725 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए तो ये वही कविता जी की 2 ट्रेड्स। काबा सर गुड मॉर्निंग, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है हुडको। हुडको 227 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 225 का स्टॉप लगाना चाहिए। नियर टर्म टारगेट 233 के। इसमें एक सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट मिला है। उसके बाद मुझे लगता है कि स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है एचडीएफसी एएमसी। शायद मैंने कल परसों भी बात की थी। 4756 पर ट्रेड कर रहा है और स्टॉप होगा करीब 4715 पर। नियर टर्म टारगेट 4800 के, लेकिन ये पार कर ही लेगा एचडीएफसी एएमसी। ओके, एचडीएफसी एमसी। प्रकाश सर, कल ये ट्रेड हमने पिक किया था 4590 पे। अब देखिए कहाँ पे आ गया ये। अमोल जी गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। कमिंस के साथ जाना चाहूंगा, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ।
2980 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 3130 और 3150 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 2930 का। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में काफी प्रॉमिसिंग बाउंस बैक आया है। वीकली चार्ट्स पे भी देखते हैं तो एक हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। मुझे लगता है सेटअप अच्छा है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। दूसरा मैं नायका के साथ जाना चाहूंगा, 200 के आसपास चल रहा है, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा हूँ। 217 और 220 ये दो ऊपर के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। 195 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक अप ट्रेंड को मेंटेन रखा है स्टॉक ने, हायर हाई हायर लोस बनाते जा रहा है। और जो रिसेंट करेक्शन हुआ था वहां भी स्टॉक ने कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं किया है। ब्रॉडर सेटअप अच्छा है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। ओके, चलिए तो ये इस समय नायका पर एक पॉजिटिव व्यू। मानस जी, आपने क्या पिक किए 2 ट्रेड्स? तो देखिए अनुज जी, पहला तो अपोलो टायर्स है। यहाँ पर स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके कुछ कंसोलिडेशन दिखाया, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि रैली रिज्यूम हो गई है। तो अपोलो टायर्स में खरीदारी करेंगे, 484 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और 530 रुपए 530 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक इरिडा है। इरिडा में अगर आप देखें तो इनवर्स सेकेंड पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे इरिडा में खरीदारी की जा सकती है। 168 के स्टॉप लॉस लगाएंगे और 180 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, ट्रेड्स यहाँ पे मोरलेस पूरे हो गए। बट अभी प्रकाश सर ने जो हुड को पिक किया वो अच्छा करता हुआ, और अब वो कैश के स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी है। और एक बार लेके आइएगा आप अपोलो टायर्स को, ये भी अच्छा जनरेट कर रहा है मूव। आज 500 को जोन को पार करता हुआ। ये कविता जी, ये 500 के पार अपोलो, यानी आपने 8 मई के स्विंग हाई को काट दिया। आप इसे कैसे अप्रोच करेंगे? पूरा ऑटो इस वक्त अच्छी शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहा है। अपोलो पे आपका टेक इस वक्त? तो वीरेन जी, 505 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। वंस ही निकालता है तो एक शॉर्ट राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी होगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा पोजिशनल अगर नजरिया रखें तो ऊपर में काउंटर 530 540 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। इंट्राडे के लिहाज से अगर किसी ने पोजिशनिंग ली है तो 490 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजिशन में बने रह सकते हैं। ओके, एक एनबीसीसी और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एनबीसीसी यहाँ पर देखिए आप ज़रा, स्टॉक अब डे हाई पर। चलिए खैर इसको छोड़ते हैं, इस पर ज़्यादा कुछ आई थिंक ट्रेड डिस्कस करने को है नहीं, थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है। अब थोड़ा आगे की बात करते हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। हमारे साथ पाइपर सैरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं, जिनके पास इन्वेस्टिंग में 3 दशक का अनुभव है। अभय जी JP मॉर्गन के साथ काम कर चुके हैं और ख़ास तौर से मल्टी बैगर शेयर तलाशने के लिए जाने जाते हैं। अभय जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट में क्लियरली पिछले कुछ समय से मोमेंटम है। पहले तो मार्केट ने ख़राब खबरों पे गिरना बंद किया, उसके बाद चलना शुरू किया, और उसके बाद तो ऑब्वियसली वो इस हफ्ते तो मार्केट ने पूरी की पूरी एक रही सही कसर निकाल दी। 1000 पॉइंट के करीब की से ज़्यादा की निफ्टी में रैली हो गई। कैसे देख रहे हैं आप इस मूव को? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, 3-4 चीजें ऐसी हुई पिछले हफ्ते, पिछले वीकेंड पे कि सडनली जो मार्केट के बड़े कंसर्न्स थे वो इमीडिएटली एलिविएट हो गए। एक तो वॉर सिचुएशन का रिवर्सल, दूसरा जो चाइना यूएस का टैरिफ का 90 डे का जो उन्होंने अभी एक वेटिंग पीरियड लगाया है, दूसरा ट्रंप ने काफी क्लाइम डाउन किया, टैरिफ का जो डर था ग्लोबल मार्केट्स में वो कम हुआ। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है ग्लोबली, यूएस में भी, इंडिया में भी और बाकी ग्लोबल मार्केट्स में, वो भी कम है। तो एक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे उसका भी डर नहीं है। तो एक सडनली ओवर 2-3 दिन में एक एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज हो गया, जहां पे जो इन्वेस्टर्स कैश लेके बैठे थे, अंडर एलोकेटेड थे इक्विटी में, उन्होंने वापस आना शुरू किया है मार्केट्स में। तो जी अभी हमने रैली देखी है अनुज, ये है एक अंडर ओन्ड ग्लोबल मार्केट से हम एक फेयरली ओन्ड की तरफ जा रहे हैं। और इसमें अभी भी मुझे लगता है, मैं ग्लोबल फंड्स की और इंडियन फंड्स का भी कैश होल्डिंग पोजीशन देखूं, वो भी अभी भी वो एवरेज लेवल से हायर साइड पे है। तो एक कैचअप रैली या एक जनरल रैली मुझे लगता है अभी यहाँ से और होगी, और ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट यहाँ से 2-5% और बढ़ जाए अगले महीने भर में। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं टेक्निकली नहीं बोल रहा हूं, मैं फ्लोस को देख के ही बोल रहा हूं कि, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा, ये पॉसिबल है यहाँ से। तो
इस मार्केट में इन्वेस्टर्स को अंडर ओन्ड या अंडर एलोकेटेड नहीं रहना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स हैं, शायद आप बॉटम से ऊपर ले रहे हैं, फिर भी लेना चाहिए, क्योंकि फिर से मार्केट ने दिखाया है कि जो 2-3 गोल्डन दिन या 1-2 हफ्ते होते हैं साल के, उसको आप मिस नहीं कर सकते हैं मार्केट से बाहर बैठ। वो बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी रैली में जैसे कहते हैं 15 दिन के साल के मेन होते हैं। अगर आपने वो 15 दिन मिस कर दिए तो आपके रिटर्न्स आधे हो जाते हैं या आधे से भी कम हो जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। खैर अभय जी आज के इस पूरे हफ्ते की थीम रही है डिफेंस। क्या डिफेंस इन प्राइसेस पर लिया जाए, क्योंकि विजिबिलिटी सबको दिख रही है और एक लोहा सबने माना हमारे डिफेंस का, लेकिन सवाल ये कि इस प्राइस पर जहां पर इतने स्टॉक चल चुके हैं, क्या अभी भी पोजीशन ली जाए? ये मुझे लगता है लेनी चाहिए और बना के रखनी चाहिए पोजीशन, और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी करेक्शंस की डिफेंस स्टॉक्स में बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको एक 5 से 8 साल का व्यू लेना पड़ेगा डिफेंस सेक्टर पे। और जो अभी हमारा एक छोटी लड़ाई जिसको मैं कहूंगा हुई, शायद लड़ाई कहना भी गलत होगा, उसने दिखाया कि डिफेंस की जो स्पेंडिंग है वो नॉन नेगोशिएबल है। मतलब जब जरूरत पड़ती है तब आप सडनली डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अब चलो आज से मैं खर्च करना शुरू करता हूं। तो एक गवर्नमेंट के लिए भी, एक सारे इन्वेस्टर्स के लिए भी एक स्टार्क रिमाइंडर है ये कि डिफेंस की स्पेंडिंग एक साल दर साल होती रहेगी, और इसमें अपॉर्चुनिटीज जो है अनुज, वो इन्वेस्टर्स को देखनी पड़ेंगी बियॉन्ड जो पब्लिक सेक्टर लिस्टेड डिफेंस कंपनीज है, वो तो अपना काम कर रही है, पर उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि एक काफी बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है डिफेंस को प्रोवाइड करने का। कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, एडवांस सिस्टम्स, ड्रोन सिस्टम्स, जो लिस्टेड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं। मेरे बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर हम डिफेंस की बात कर रहे हैं तो कंपनीज हैं जैसे केन्स है, सिरमा है, डीसीएक्स है, डेटा पैटर्न्स हैं, ऐसी काफी कंपनीज हैं जो डिफेंस कंपनीज ही नहीं कह सकते, पर वो ईएमएस प्लेयर्स हैं, और वो डिफेंस सेक्टर को और स्पेस सेक्टर को काफी केटर कर रहे हैं एज पर देयर रीसेंट अनाउंसमेंट्स ऑल्सो। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक वाइड बेस है डिफेंस की थीम खेलने के लिए, और मुझे लगता है कि ये बड़ी थीम है, और ये 5 से 8 साल का व्यू लेके जो भी इन्वेस्टर बैक करेगा उसको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अच्छा अभय जी नमस्कार। डिफेंस पे बात की आपने और अपना व्यू रखा आपने। एक दो थीम जब बाजार ऑल टाइम हाई पे होता है जो शॉर्ट कवरिंग की तरफ बढ़ रही हैं, उसमें ऑटो का नाम सबसे ऊपर था। आप देखिए टाटा मोटर्स को, हालांकि M&M पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं टायर स्पेस में इस बार अर्निंग्स के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। ये ऑटो को आप कैसे रीड कर रहे हैं, और ऑटो की कौन सी ब्रांच, विद इट्स टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, टायर, बैटरीज, सबसे अच्छा क्या लग रहा है आपको? आई थिंक वीरेंद्र गुड मॉर्निंग, ये अक्रॉस द बोर्ड थीम चलेगी, बिकॉज इसमें जो एक छोटा डाउन साइकिल हमने देखा, करेक्शन देखा 6 महीने का पोस्ट लास्ट फेस्टिव सीजन, वो मुझे लगता है काफी कुछ खत्म हो चुका है वो उसका इम्पैक्ट। और जो हमारी कंपनीज है जो स्पेशली एक्सपोर्ट फोकस कंपनीज है या जिनकी ग्लोबल प्रेजेंस है, उनको भी एक अच्छा डिमांड एनवायरनमेंट मिल रहा है। इंडिया की पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो एक एक्सपेक्टेशन है कि अब 3 और रेट कट्स होंगे, और अगर ऐसा होगा तो ईएमआई की कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट और गिरेगी, और एक पॉजिटिव कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का जो इन्वायरमेंट बन रहा है, तो मुझे लगता है डिमांड जो है अक्रॉस द बोर्ड 4 व्हीलर्स प्लस 2 व्हीलर्स प्लस बैटरीज कंपोनेंट्स सबकी स्ट्रांग रहेगी। और जो कंपनीज एक्सपोर्ट्स अच्छा कर रहे हैं उनको एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। पर अगर इन्वेस्टर्स को देखना है इसमें भी कि कौन सी कंपनीज है जिनको बैक किया जाए, तो मैं कहूंगा कि जो कंपनीज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रही हैं, नए डिजाइन, नए ईवीज, नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है, उनको बैक करें। तो मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट टर्म का 6 महीने का हमने एक रिसेशन देखा ऑटो इंडस्ट्री में डोमेस्टिक कंजम्पशन की कम होने की वजह से, अब मुझे लगता है कि वो खत्म हो चुका है, और अब यहाँ से आप एक हायर एंड हायर मंथली नंबर्स देखेंगे ऑटो सेल्स के। ओके, तो ऑटो पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है आपका, कमेंट्री अच्छी है सर ऑटो पे आपकी। एक दो बास्केट जो कि अभी भी म्यूटेड है, प्राइस स्ट्रेच विजिबल नहीं है, इवन अर्निंग्स, वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में 2 स्किप्स, स्पेशली हेवल्स और आप देखिए वोल्टास। हालांकि इस बार गर्मी पड़ रही है, लेकिन जो ये प्री मानसून शावर्स हैं
वो एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में तो टेम्परेचर को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। आपका व्यू क्या है? आई मीन वोल्टास, हेवल्स, ये 2-3 स्टॉक्स जो कंज्यूमर ड्यूरेबल में वाइट गुड्स सेगमेंट में अच्छा नहीं करके गए, कोई टेक आपका इस वक्त इस स्पेस पे? देखिए, आई थिंक थोड़ी चैनल इन्वेंट्री बढ़ी थी जनवरी में। जो हमने डेटा देखा था जनवरी फरवरी में, एक एक्सपेक्टेशन था कि सेल्स बहुत अच्छी होंगी, तो चैनल इन्वेंट्रीज इन कंपनीज की थोड़ी नॉर्मल से ज्यादा है, मैं कहूँगा। जैसे कंपनीज का आपने भी नाम लिया और उसमें एक दो और भी हम ऐड कर सकते हैं। और सेल्स इतनी नहीं है कि वो चैनल इन्वेंट्री को क्लीन कर सकें। तो जब तक वो इन्वेंट्री का नॉर्मलाइजेशन नहीं देखते हैं हम, और मुझे लगता है उसमें कम से कम 2-3 महीने लगेंगे, तब तक मुझे लगता है ये जो सारे स्टॉक्स हैं ये अंडर प्रेशर रहेंगे। तो इसमें बॉटम फिशिंग करने का अभी मतलब नहीं है। पर अगेन ये कंपनीज हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। एक थोड़ा साइक्लिकल जो हमने ऑटोज में देखा था, जिसकी बात कर रहे थे कि इन्वेंट्रीज 80 दिन की हो गई थी दिसंबर में, पर अब वो क्लियर अप होके वापस 22-25 दिन की रह गई है। तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन रहा है उसमें स्टॉक्स के लिए। अब मुझे लग रहा है ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं, ये एक उसी सिचुएशन में है जो ऑटो इंडस्ट्री थी 6 महीने पहले। तो ये भी एक थोड़ा साइक्लिकल डाउन टर्न से निकलेंगी, पर आई थिंक 3-4 महीने में इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस स्पेस। 2 स्पेसेस जहां अच्छे मूव्स आए यूएस चाइना डील के बाद, वो थे आईटी और मेटल्स। ये ग्लोबल फेसिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स, इन पे आपका क्या व्यू होगा? जी, आईटी पे तो मेरा व्यू मैं काफी समय से कह रहा हूँ, इतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आई थिंक थोड़ी रिलीफ रैली थी या कैचअप रैली थी। मुझे लगता नहीं कि आईटी में सस्टेन करेगी। अभी भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस मल्टीपल बेसिस पे देखूं, 20 से 25 टाइम के पी मल्टीपल पे हैं ऐसी कंपनीज की जो खुद 2-3% का ग्रोथ गाइडेंस दे रही है। तो मुझे लगता है आईटी सेक्टर, लार्ज कैप आईटी फिर से डिसअपॉइंट करेगा 1 साल भर के लिए कम से कम। मैं वेट करूंगा देखने की, अगर कुछ इनोवेटिव लॉन्चेस हैं जो उनका मार्जिन इंप्रूव कर रहे हैं और टॉप लाइन का जो ग्रोथ है वो एटलीस्ट 7-8% पे कंपनी गाइड कर रही है, तभी इन्वेस्टर्स को आईटी स्टॉक्स लेना चाहिए। मेटल्स ऑफ कोर्स आई थिंक काफी बीटन डाउन स्पेस है। कंज्यूमर, अगर ग्लोबल कस्टमर डिमांड वापस आती है तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा। पर इस समय आई थिंक जो करेक्शन हुआ था 20% का हमने देखा था मेटल स्टॉक्स में, उसका थोड़ा कैचअप होके 10% बढ़े हैं। सो आई थिंक कंपाउंडिंग स्टोरीज नहीं है, थोड़ा वेट करें। अगर किसी को मेटल्स में ही इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा वेट करें, तो हो सकता है थोड़े बेटर प्राइसेस मिले। मेटल्स आपके, अच्छा ये कमोडिटीज़ में रहूं तो यहाँ पर अभय जी, केमिकल बास्केट, यहाँ पे आपका व्यू इस वक्त? नहीं, केमिकल पे हम जो अभी रिसेंट डेटा देखा है वीरेंद्र, काफी पॉजिटिव हैं। मुझे लगता है कि जो एक चाइना से ओवर सप्लाई और डंपिंग हुई कोविड के बाद, जो चाइना +1 की जो 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 एक थीसिस थी, जो डिस्ट्रॉय कर दी थी चाइना ने, कंप्लीटली डेसिमेट कर दी थी चाइना +1 डंपिंग कर करके, वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। क्योंकि अभी 2-3 कंपनीज के रिजल्ट्स भी आए, जैसे अगेन बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर हमारे पोर्टफोलियो में है शारदा क्रॉपकेम, जो एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर है केमिकल्स का, एग्रो केमिकल्स का। उनका भी यही कमेंट्री थी कल कॉन्फ्रेंस कॉल में कि जो प्राइसिंग प्रेशर है चाइना से, वो अब काफी कम हो गया है और प्राइसेस रिवर्ट कर रहे हैं बैक टू मीन। तो मुझे लगता है जो हमारी कंपनीज हैं, स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज स्पेशली, जो एक्सपोर्ट फोकस्ड है, वो एक पॉजिटिव प्राइसिंग के इन्वायरमेंट में जा रही हैं, जो कि पिछले 3-4 साल में जितना इन्होंने स्ट्रेस लिया है, और जो वैल्यूएशंस ऑप्टिकली इनकी हाई लगती हैं बिकॉज अर्निंग्स डिप्रेस थी। अभी आप देखें तो लोग अभी भी कहते हैं 30-40 टाइम के मल्टीपल पे हैं, पर वो इसलिए हैं कि अर्निंग्स डिप्रेस्ड हैं। अगर इनको मैं नॉर्मलाइज करूं तो ये 20 टाइम के नीचे की मल्टीपल की हैं और वापस ग्रोथ फेज में वापस आएंगे। तो मुझे लगता है ये सारी जो लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं, उनको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है उनके लिए। ऑलराइट, चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। अब बात करते हैं आज के डिफेंस शेयरों में जो विस्फोटक तेज़ी हो रही है, और खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार डिफेंस बजट को शायद बढ़ा सकती है। यतिन से समझते हैं पूरी खबर। यतिन, बताइए। तो देखिए, न्यूज़ रिपोर्ट्स और न्यूज़ 18 के हवाले से ये खबर आ रही है कि डिफेंस बजट में 50,000 करोड़ रुपए का और एडिशनल इंक्रीज़ किया जा सकता है। आपको अगर ध्यान है तो बजट में जो एफएम ने अनाउंस किया था वो 6.81 लाख करोड़ का
डिफेंस बजट था FY 25-26 के लिए, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये 50,000 करोड़ एडिशनल ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट अगर विंटर सेशन में पारित हो जाती है तो 7.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का डिफेंस बजट भारत का हो जाएगा। ऑब्वियसली ये 50,000 करोड़ का जो एडिशनल डिफेंस बजट है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इंडिया की अभी कैपेबिलिटी दिखी है ऑपरेशन सिंदूर में, तो एडिशनल डिफेंस इक्विपमेंट, एडिशनल जो हाईटेक मिसाइल सिस्टम्स हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिनों से ये भी चल रहा है कि रशिया से हम ज़्यादा S-400 की प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं और काफ़ी सारे वहाँ भी एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो नेवी की कैपेबिलिटीज़ हैं इनको भी बढ़ावा दे सकती है सरकार, और 50,000 करोड़ का जो एडिशनल बजट है इससे सारा का सारा निफ्टी डिफेंस का कॉन्स्टिट्यूएंट में आप तेज़ी देख रहे हैं। इनफैक्ट सारे के सारे निफ्टी डिफेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा पहले, मजगांव डॉक, BEL, BDL जैसे काउंटर्स फोकस में रहेंगे, और ये सारे के सारे स्टॉक्स अब आपको लाइफ टाइम हाई हिट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, चलिए यतीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और चौथी तिमाही में बलरामपुर चीनी के नंबर्स कैसे रहे इस पर बात करते हैं। मुनाफा 12% बढ़ा है, जबकि आय में करीब 5% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के मार्जिन भी सुधरे हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बलरामपुर चीनी मिल्स के CFO प्रमोद पटवारी जुड़े हैं। प्रमोद जी, गुड मॉर्निंग। फुल ईयर में आपका जो नंबर था वो मैं अगर देखूं तो करीब 346 करोड़ वर्सेस 441 करोड़ नेट प्रॉफिट, 21% नीचे था। मैं फुल ईयर की बात कर रहा हूँ, हालांकि क्वार्टर आपके लिए अच्छा रहा। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका आउटलुक क्या होगा? गुड मॉर्निंग अनुज। यदि अपने पूरे साल की यदि आप बात कर रहे हैं तो अपने को पता है कि लास्ट 2 साल से गवर्नमेंट ने इथेनॉल के प्राइसेस नहीं रिवाइज किए हैं, वेरएस केन प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। तो उसके चलते हमारा जो इथेनॉल सेगमेंट में जो मार्जिन है उसमें काफी प्रेशर आ गया है। और 23-24 शुगर सीजन में इथेनॉल के प्रोडक्शन पर भी रिस्ट्रिक्शन था। उसका लेगेसी इफेक्ट भी 24-25 में आया, क्योंकि फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में इथेनॉल का प्रोडक्शन लिमिटेड रहा। सो लोअर प्रोडक्शन एंड नॉन रिवीजन ऑफ इथेनॉल प्राइसेस, उसके कारण हमारे फर्स्ट 3 क्वार्टर्स का रिजल्ट्स म्यूटेड था, एंड द लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट जैसा कि आपने भी कहा है कि इट इज बेटर देन लास्ट ईयर। आगे की यदि बात करें तो केन प्राइस के ऊपर, केन क्वांटिटी के ऊपर अभी व्यू बनाना बहुत जल्दी है। मे बी जून एंड के बाद हम लोग फर्स्ट का एस्टिमेट दे पाएंगे। एंड इथेनॉल प्राइस रिवीजन बहुत क्रिटिकल रहेगा। पिछले 2 सालों में सरकार ने करीब 11.5% की FRP की बढ़ोतरी की है, और आने वाले साल के लिए भी करीब FRP में बढ़ोतरी हो गई है। उसको लेके करीब 16.5% की बढ़ोतरी हो गई है। यदि इथेनॉल के प्राइस करेक्टली नहीं सेट होते हैं तो जो डाइवर्जन का गवर्नमेंट का टारगेट है कि ग्रेजुअली E30 की तरफ जाना है, उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है। सो आगे की प्रॉफिटेबिलिटी पूरी डिपेंड करेगी कि इथेनॉल की प्राइस सही है कि नहीं। सही नहीं रहने से मे बी शुगर कंपनी टुवर्ड्स इथेनॉल डाइवर्जन कम ले जाएगी, शुगर के प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इस पे आप थोड़ा अगर क्वांटिफाई कर पाएं, क्योंकि जैसा आपने बोला FRP हाइक हुई लेकिन ये इथेनॉल के प्राइस पर कोई रिवीजन नहीं आया। एज ऑफ नाउ इसको अगर क्वांटिफाई करना हो करंट सिनेरियो में, तो वो आपके नंबर्स पर कितना इम्पैक्ट डालेगा? तो करंट FRP के बेसिस पे कम से कम 10 रुपए का गैप है बी हेवी एंड जूस बेस्ड इथेनॉल प्राइसेस में। सो लास्ट ईयर हमने करीब, अभी साल जो ईयर गुजरा है उसमें 23.5 करोड़ लीटर का टोटल अल्कोहल सेल हुआ है, इंक्लूडिंग इथेनॉल एंड ENA एवरीथिंग। 10% की प्राइस का गैप अभी तक है। अच्छा, मैं अल्टीमेटली आने वाला था आपके मार्जिन पे पटवारी साहब, लेकिन ये जो FY 26 का आपका कैपेक्स था उसमें कंसिडरिंग आई थिंक जिसमें मुझे आपकी टिप्पणियों में इथेनॉल सेगमेंट को लेकर थोड़ा सा निराशा नज़र आ रही है, तो क्या इस पे कैपिटलाइज कम करेंगे आपके? ऐसा है FY 26 का प्लान, या फिर थोड़ा सा गो स्लो है आप इसमें? सर वीरेंद्र, अपने जो आज के दिन में डिस्टिलेशन की कैपेसिटी है कंपनी की करीब 35 करोड़ लीटर एनुअल कैपेसिटी है, 1050 KLPD पर कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी हमारी करीब 11.5 करोड़ क्विंटल ऑफ केन हैंडल कर सकती है। तो हमारी केन क्वांटिटी जो इस साल हमने क्रश किया है शुगर सीजन में, वो करीब 10 करोड़ 10 लाख है, करीब 9 करोड़ 90 लाख है। तो एडिक्वेट कैपेसिटी ऑलरेडी इन प्लेस है। जब तक हम आगे की केन पर नहीं पहुंचते हैं और आगे की केन नहीं आती है एंड उसके बाद इथेनॉल की प्राइस करेक्टली सेट नहीं होती है, तो फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन का कोई प्रश्न ही नहीं है इथेनॉल सेगमेंट में।
बिल्कुल, मैं इनफैक्ट यही समझना चाह रहा था आपसे। अच्छा सर, ये मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या देख रहे हैं? आई मीन समहाउ, आई मीन वाई बेसिस पे आपके मार्जिन स्टेबल रहे, स्लाइड इंप्रूवमेंट, आई मीन 0.2 बेसिस पॉइंट का 24.3 पे। क्या रहेगी अगले मतलब 3 से 6 महीने की ट्रैजेक्टरी? हाँ, तो करीब 6 से 9 महीने की ट्रेजेक्टरी की यदि बात करते हैं तो 31 मार्च में हमारे पास करीब 7,10,000 टन की चीनी है, और अप्रैल में भी जो प्रोडक्शन हुआ उसको लेके करीब 7.5 लाख टन की चीनी है। ये हम अभी करीब 35.5 रुपीज पर केजी में इसका वैल्यूएशन है, एंड करंट प्राइसेस जिस पर कि हम चीनी बेच रहे हैं ये 41 के आसपास है। ये पूरी की पूरी चीनी विद इन नवंबर तक बिक जाने की उम्मीद है। सो इसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम शुगर सेगमेंट ठीक रहेगा, और जो इथेनॉल की क्वांटिटी आज हमारे पास है, एंड जो मोलासिस का स्टॉक है उसको लेके भी करीब 8 करोड़ लीटर हम नेक्स्ट 6 महीने में बना सकते हैं, और हम लोग देख रहे हैं करीब 4 करोड़ लीटर ऑफ सीजन में मई से बनाने का। तो फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर वी आर टारगेटिंग एट अराउंड 12 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल वॉल्यूम एज वेल। आपका वो जो PLA प्रोजेक्ट है काफ़ी एम्बिशियस है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। आप कितना कैपेक्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं, कब से आप उसको एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको कंट्रीब्यूट करेगा फुल कैपेसिटी पर, और कितने उससे लेकर आपके नंबर्स में टारगेट होंगे? अनुज, अभी 30 अप्रैल तक हमने करीब 800 करोड़ का कैश पे आउट हो चुका है हमारे PLA प्रोजेक्ट में। इसके अगेंस्ट में करीब 460 ऑड करोड़ की बोरोइंग है, रेस्ट इज इंटरनल अप्रूवल। टोटल 2850 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 1650 करोड़ का टर्म लोन रहेगा। टर्म लोन पे 5% इंटरेस्ट सबवेंशन रहेगा, यूपी गवर्नमेंट की जो बायोप्लास्टिक पॉलिसी है। एंड जिस रेट पर हमने बोरो किया है उसके बेसिस पर आज के दिन में प्री इंटरेस्ट सबवेंशन एवरेज रेट करीब 7.4% आ रही है। हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर ऑफ FY27 में इसका कमर्शियल प्रोडक्शन है। सो फुल बेनिफिट आपको FY28 में दिखेगा। इस प्रोजेक्ट से करीब 2000 करोड़ की एनुअल रेवेन्यू जनरेट होगी जब कैपेसिटी पूरी 100% पे चलेगी। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, और ऑल द बेस्ट आपको इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। ओके, चलिए मार्केट एक बार निफ्टी पर नज़र डालते हैं। 25,000 पर ही है, आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन एक बार फिर से जो इंडेक्स टू ट्रैक है वो है शायद मिड कैप्स। एक बार फिर से 3/4% मिड कैप इंडेक्स आपको ऊपर दिखाई देगा, और एडवांस डिक्लाइन आज भी काफ़ी शानदार है। पूरे हफ्ते एडवांस डिक्लाइन काफ़ी शानदार रही है। इस शो को यहाँ समेटेंगे और इस ब्रेक के बाद